So hello students, how are you all? जय हिंद to all of you. Class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक वन शॉट है. इतना प्यारा शॉट है कि आपको इतने कम समय में मिनिमम हम लेंगे कम से कम आधे घंटे का समय लेंगे. इसमें हम पूरे चैप्टर का जितना कॉन्सेप्ट है सब कुछ समझ लेंगे. इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. बस सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना. एक अच्छा खासा आइडिया आपको हो जाने वाला है. बिल्कुल हमें 1 मिनट का टाइम भी बर्बाद नहीं करना. तो बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के बैठो और तरीके से समझने की कोशिश करो. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है? क्लास 11 का सेट पढ़ा होना चाहिए, क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन पढ़ा होना चाहिए. अगर वो पढ़ा होता तो आपने फिर तो थोड़े ना वीडियो देखते आप, तो आपको वो भी पढ़ाना है. फटाफट से मैं काम करता हूँ, इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ. सेट का मतलब कुछ नहीं होता, कलेक्शन होता है किसी चीज़ का. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश वावल्स जो होते हैं यानी AEIOU जो होते हैं उनका मुझे कलेक्शन चाहिए, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा AEIOU. इन सबको मैं कॉमा लगा के बोलूंगा और इस तरह से ब्रेसेस के अंदर डाल दूंगा. ये एक सेट A बन जाएगा. तो सेट सिर्फ इतना ही होता है. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक सेट बनाना चाहता हूं. उस सेट में मैं बोलता हूं कि मेरे पास एलिमेंट्स होने चाहिए. लेट से x नाम का कोई एलिमेंट है, सच दैट वो इस तरह से होना चाहिए कि x बराबर 2n होना चाहिए फॉर ऑल. ये n कौन है? मैं समझा रहा हूं कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है. इस तरीके से अगर मैंने डिफाइन किया तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म है. इसका अगर हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखें इसी चीज को, ये बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है कि n के प्लेस पे एक बार 1 रखो, n के प्लेस पे एक बार 2 रखो, n के प्लेस पे एक बार 3 रखो, n के प्लेस पे एक बार 4 रखो. इतना रखो और इसे क्लोज कर दो. ये सेट भी वही है. ये वाली जो फॉर्म है इसको मैंने एक नाम दिया. क्या मैंने आपसे कहा? मैंने कहा सर इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म सेट को बिल्ड करने के लिए देने वाली फॉर्म है. इसे कोई लोग फॉर्मूला फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला टाइप का बनाया जा रहा है. इस वाले को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म. जो ऊपर दिख रही है वो भी रोस्टर फॉर्म, जिसमें आपके एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख दिया जाता है ब्रेसेस के अंदर. और क्या समझने वाली बात होती है इसमें? दूसरी समझने वाली बात होती है कि किसी सेट का जो ये n ऑफ a रहता है इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A. कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी सेट A में जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नंबरिंग कितनी है. यानी इस केस में अगर मैं A की बात करूं तो वो 5 है. शायद आप समझ पा रहे होंगे. इस केस में अगर मैं बात करूं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B कितना है? 4 है. अच्छा, इसको बता के क्या बताना चाह रहा हूं मैं? एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग कि 1 2 3 2 5 इस तरीके से कोई एक सेट है. ये आपके पास सेट A टाइप का है. A नहीं कहता क्योंकि A पहले भी कह दिया. सेट C कहता हूं. स्पीड को अपने हिसाब से कम ज्यादा करेंगे, हमें पूरी बातों को समझना है इसलिए बहुत प्यार से समझो. सेट C बराबर कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे इस सेट C का अगर कोई पूछे आपसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C कितना होगा तो इस बारी में वो कार्डिनल नंबर 4 होगा. क्यों ऐसा मैंने कहा? 3 2 5 हो रहा था. इसके बावजूद इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो ये है 1 2 3 5 ओनली. इसमें आपको 2 जो रिपीट हो रहा है उसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है. इसलिए सेट की एक खास बात होती है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते. तो ये फर्क पड़ जाता है n ऑफ c में. इसलिए n ऑफ c को समझाना जरूरी था कि n ऑफ c क्या होता है. कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन दी सेट. तो डिस्टिंक्ट कितने वो एक बात होती है. शायद आपको ये वाली बात भी थोड़ा बहुत समझ में आ चुकी होगी. और अगली एक बात और होती है, ये जो सेट C आपका लिखा गया, अगर कोई इस सेट C को इस तरीके से लिख देता है 2 3 1 5 तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. यानी कि अभी के केस में भी C और D आई एम सॉरी 2 3 1 5 हाँ सही है. तो ये दोनों के दोनों सेम चीज लिखी गई है. यानी कि अगर मैं एक बारी के लिए कह देता हूं कि इसका नाम C ना बोल के मैं इसका नाम सेट D बोल देता हूं तो C और D बिल्कुल सेम सेट है. यानी ये मायने नहीं रखता कि उनका ऑर्डर क्या है. ऑर्डर आगे पीछे होने पर सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता. शायद आप सेट का बेसिक समझ गए होंगे. नेक्स्ट में आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. फॉर एग्जांपल समझो कि A आपके पास एक सेट है. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेना होगा. दिस इज अबाउट ऑर्डर्ड पेयर. क्या मैंने बोला? ऑर्डर्ड पेयर. बच्चों ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, ठीक है? जो पढ़ा रहा हूं पूरा चैप्टर खत्म करना है हमने. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? क्लास 11 के टॉपिक चल रहे हैं अभी. ऑर्डर्ड पेयर मतलब जब कभी आप किसी एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखते हो, इस तरह से पैरेंथेसिस नहीं बल्कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो, ब्रेसेस के अंदर नहीं. ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट के अंदर नहीं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा जाता है तो इस तरह की चीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप किसी पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हो 2 3, तो ये 2 3 विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑर्डर्ड पेयर. इस तरह की चीज. अब आज जानते हो कि 2 3 अलग चीज होती है और 3 2 बिल्कुल एक अलग चीज होती है. इस बात से मुझे समझ में आ रहा है कि A B कभी भी B A के बराबर नहीं होगा. यानी इस केस में आप पिछली बार जैसे सेट में बोल रहे थे वैसा यहां नहीं बोल सकते. क्या कि सर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. पोजीशन चेंज करोगे तो उसका अर्थ बदल जाता है. शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे. 2 3 को जैसे 3 2 नहीं बोला जा सकता. आई होप आपको एक बात समझ में आ गई ऑर्डर्ड पेयर की. ऑर्डर्ड पेयर में और कुछ ज्यादा नहीं करना. अभी इधर आते हैं. सेट A है फॉर एग्जांपल. मेरे पास एक सेट है जिसका नाम A B है फॉर एग्जांपल. एक अनदर सेट है मेरे पास, लेट अस से इसका नाम सेट X मतलब सेट है और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, ताकि शॉर्ट रहे चीजें. चलो
शॉर्ट नहीं करता हूँ, एक और एलिमेंट ले लेता हूँ x, y, गॉट इट। अब समवन इज सेइंग कि a क्रॉस b। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये a कौन है, एक सेट है, ये क्या है, दिस इज अगेन अ सेट। तो इनके बीच का जो सिंबल है जिसे मल्टीप्लाई आप कहते हो, ये मल्टीप्लाई नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे हम इसे, ये प्रोडक्ट है, लेकिन इसे स्पेशल नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ऊपर पे लिखा हुआ मैंने। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हमें क्या समझ में आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रकार का प्रोडक्ट ही होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में होने वाला मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप सेट ए को लिख दीजिए, उसके बाद फिर आप क्रॉस करके सेट बी को लिख लीजिए। अभी क्या होगा, एक एक करके, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई बचपन की क्लासेस में हम करते थे, नॉर्मल अलजेब्रा, उसी सेम अलजेब्रा को वी नीड टू अप्लाई ओवर हियर। आप देखें, a इज मल्टीप्लाइंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल x, तो a कॉमा x लिखा जाएगा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाएगा स्मॉल। उसके बाद a जाएगा मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो a कॉमा y लिखा जाएगा, इस तरीके से इनके बीच में कॉमा दिया जाएगा। अब बारी आएगी b की, b विल मल्टीप्लाई विद x, तो b कॉमा x होगा, एंड अगेन b विल मल्टीप्लाई विद y, तो ये हो जाएगा b कॉमा y टाइप की चीज। तो इस तरीके से आप इस पूरे को क्लोज करके पैरेंथेसिस के अंदर रखोगे, तो ये जो चीज निकली है, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज a क्रॉस b, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। शायद आपको एक क्लैरिटी आ चुकी है कि बस यही होता है। तो अपने को क्या समझ में आया, अपने को ये समझ में आया, अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि a क्रॉस b क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें समझने के लिए, हम बोलेंगे a क्रॉस b यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का होता है, दिस इज नथिंग बट द अगेन सेट, बिकॉज ऑफ दिस पैरेंथेसिस, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेसेस, ये एक सेट ही है, बट किस चीज का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर है। सो दिस विल बी ऑफ दिस काइंड, इस तरह का दिखता होगा, यानी कि a कॉमा b टाइप का दिखता होगा, सच दैट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसे समझने की जरूरत है, बहुत छोटा सा बात है। ये कहना चाह रहा है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बैठते होंगे, यानी इस शक्ल के लोग बैठते होंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बैठते होंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि जो ये आगे वाला एलिमेंट है, ये आगे वाले सेट से होना चाहिए और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट से होना चाहिए। नहीं समझे, इधर देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एलिमेंट इसमें आगे वाला है, एक ये है आगे वाला, आगे वाला ये है, आगे वाला ये है, आगे वाला है, ए है या बी है, और वो आया किससे है, वो आगे वाले सेट से ही आया, आप चेक कर लो चाहे तो, दिख रहा है आपको। सिमिलरली जो पीछे वाला एलिमेंट है, यानी कि जो x है, y है, या फिर x है या फिर y है, जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट से ही आया है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। बस इतनी सी एक छोटी सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग अगर अपने दिमाग में रहेगी तो अब हम रिलेशंस को समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशंस क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे और नोट करने लायक है, वो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको ना पूरा फुल डिटेल दे दे रहा हूँ, मानना पड़ेगा मुझे। एन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालना है। पूरी क्लैरिटी है कि ए क्रॉस बी सच में एक सेट है, तो उसके भी कार्डिनल नंबर होंगे। तो ये निकालने का सिंपल तरीका है कि जितना कार्डिनल नंबर ए का है और जितना बी का है, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा। जैसे इस केस में अगर आप देख सकते हो कि एन ऑफ ए कितना है, 2 है, और एन ऑफ बी कितना, अगर आप चेक करोगे तो वो भी 2 है। तो कोई आपसे बोलेगा कि एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग वो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी कि 2 इंटू 2 होना चाहिए 4। और आप चेक करें कि सच में वो 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 एलिमेंट्स को लेकर बैठा हुआ है। बस खत्म हो गई बात, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशंस। व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशंस। रिलेशन समझ में आएंगे तो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, खत्म चैप्टर। रिलेशंस ये भी क्लास 11 का टॉपिक है, सीधे टाइप ऑफ रिलेशन आपका 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन रिलेशन ही नहीं पता हुआ क्या कर लोगे, इसलिए रिलेशंस को पता करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करता हूं कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, पता चला मैं लगा हुआ बोलने में और सब कुछ और, ठीक है। रिलेशंस प्लीज ध्यान से देखना है, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशंस। रिलेशन में क्या होता है, अगेन वी हैव सेम काइंड ऑफ थिंग। जैसे हमारे पास एक सेट है a, b, और इसको मैं थोड़ा हल्का ले रहा हूँ, कम ले रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ, मैं एक सिंगल ले लेता हूँ एक बार, चलो सिंगल नहीं लेता हूँ, x, y ले लूँ क्या, इवन मुझे एक सिंगल एलिमेंट लेने दो ताकि वो लंबा ना हो गई, प्रोसेस लंबा ना हो, बस इसलिए। अदरवाइज जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, चीजें फैल ना जाए, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा सेट नहीं ले रहा। अब समझना है इसकी प्लानिंग क्या होती है। रिलेशन कहते कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, वही काम करना है जो पीछे किया था, ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे अभी पीछे किया था सेम करो वही काम, x एलिमेंट आप क्रॉस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये a जाएगा x के साथ बनाएगा और b जाएगा x के साथ बनाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। तो a क्रॉस b आपका फिलहाल निकल गया। नेक्स्ट व्हाट, अब इसके बाद क्या हम अगला स्टेप कर सकते हैं, तो हमें समझ में आएगा सर कि अभी एक काम करता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टच करता हूं आपके साथ। सबसेट किसे कहते हैं, सेट तो आपने समझा, सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट समझो। जैसे एक आपके पास a, b नाम का एक सेट है, इस तरीके से 2 एलिमेंट मान लेते हैं, तो इसके सबसेट क्या होते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट्स को निकाल के नया सेट बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि इसका एक एलिमेंट मैंने ले लिया, उसका सेट बना दिया। सेट बना दिया मतलब करली ब्रैकेट लगा दिया,
इसका दूसरा एलिमेंट ले लिया, एक और सेट बन गया नया वाला। कोई कह रहा मैंने ए लिया सेट बना, किसने कहा मैंने बी लिया सेट बना। कोई कह रहा मैं दोनों ले लेता हूं तो उसने एक अलग तरह का सेट बना दिया। कोई कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लेता हूं तो उसने कुछ भी नहीं लिया तो उसने एम्प्टी सेट बना दिया। बेसिकली इसके ये 4 सबसेट्स हो पा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसके 4 सबसेट्स बन पा रहे हैं। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक सबसेट आप चाहो तो इसे सेट बी कह लो, इसे सेट सी कह लो, इसे सेट डी कह लो, सेट ई कह लो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये सेट ही ना। माना कि B क्या है, सबसेट है A का, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि B इज सबसेट ऑफ A, ऐसे दिखाया जाता है C इज सबसेट ऑफ A, D इज सबसेट ऑफ A। इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी तोप मार दी हमने, बिल्कुल नहीं मारी। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो सबसेट्स होते हैं उनकी खास बात यह है कि वो जरूर उनके एलिमेंट्स कंटेन कर रहे होंगे सेट A में, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो वहीं से आए हुए हैं। इस वाले को एम्प्टी सेट कहते हैं और इस वाले को यूनिवर्सल सबसेट कहते हैं, यानी कि एक तरह से एम्प्टी सबसेट हो गया। और ये वाला आप समझ पा रहे होगे कि ये वाला सबसे लार्जेस्ट सबसेट होता है किसी भी उसका, और ये वाला सबसे मिनिमम यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्यों? इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाएंगे, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे डी कुछ और नहीं बल्कि खुद ए ही है, अगर आप गौर से देखो तो। इसीलिए या तो आप उसके सारे एलिमेंट को ले लो तो इस तरह का यूनिवर्सल सबसेट बनता है, या तो आप उसका कोई भी एलिमेंट मत लो तो फिर एम्प्टी सबसेट बनता है। तो ये दो तो कम से कम बनते ही बनते हैं, उसके बाद एडिशनली बनते हैं। इसका शॉर्ट तरीका है पता करने का कि कितने सबसेट्स किसी के होते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ध्यान से देखना। कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितना होता है, देन व्हाट विल यू से? आप बोलोगे ये होगा 2 की पावर n ऑफ a, बस ये, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अगर कार्डिनल नंबर चेक करोगे इसका केस में 2 है तो 2 की पावर 2 4 होगा, यानी आपके अकॉर्डिंग 4 सबसेट होंगे और सच में है 4, एक ये 4 निकल गए। ये बेसिक था। अब आ जाओ इस पे। अब मैं कहता हूं कि क्या ये सेट है? आप बोलोगे बिल्कुल सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, 2 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। क्या आपको समझ में आ पा रहा है कि n ऑफ a क्रॉस b कितने हैं? सर वो होता है n ऑफ a इंटू n ऑफ b के बराबर। n ऑफ a 2 है और वो 1 है, तो 2 इंटू 1 2 होता है, और सच में इसमें 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को। एक बात। अब अगली बात यह है कि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, ध्यान से प्लीज, a क्रॉस b नाम के सेट के कितने सबसेट्स होंगे, देन यू विल से n2 ऑफ n a क्रॉस b। क्योंकि मैंने क्या बताया, जिस सेट के सबसेट निकालने उसका 2 की पावर में कार्डिनल नंबर लिखते हैं। तो इस केस में आप तुरंत कह सकते हो कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 होने चाहिए। आपने कहा इसके 4 सबसेट होने चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें 2 एलिमेंट है ठीक उसमें भी 2 एलिमेंट थे, जैसे उसके सबसेट निकाले सिमिलरली निकालेंगे। आ जाओ, पहला कैसे निकालोगे? पहले एलिमेंट को ले लो और उसका सेट बना दो। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पहला एलिमेंट ले लो, सेट बना दो। सेट कैसे बनता है? करली ब्रैकेट। दूसरा एलिमेंट ले लो और उसका सेट बना दो। दूसरा एलिमेंट b, x ले लिया, यहां से ब्रैकेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर उठाया, उसका सेट बना दिया। तीसरे में क्या कर सकते हो आप? पहला एलिमेंट भी ले लो, दूसरा एलिमेंट भी ले लो और उसका सेट बना दो। सेट कैसे? करली ब्रैकेट लगा के, दोनों एलिमेंट लेके। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है कुछ भी मत करो, मतलब सिंपल ऐसे कर दो। समझ में आ गई बात आपको? अगर इन सबको भी आप एक सेट के अंदर डाल दो तो वो पावर सेट कहलाता है। वो अपना टॉपिक नहीं है, रहने देते हैं उसमें। क्लास 11th में मैंने वरना बता भी दिया आपको। तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा कि इसके जो सबसेट्स बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक सॉरी एक मिनट, रुक भाई रुक। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक ये बना और एक ये बना, तो 4 आपके पास सबसेट बने। असल में ये जो 4 सबसेट्स हैं, यही 4 सबसेट्स आपके बेसिकली रिलेशंस हैं। यही 4 सबसेट्स आपके रिलेशन है। इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, आई होप आप समझ पाएंगे। पहला, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। एक सिंगल चीज नहीं छोड़ा मैं आपके लिए, लेकिन कम समय में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मैं प्रॉमिस करके आ रहा हूं। तो कुल मिला के ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में कौन था? a, b, x, a, b, x, a, b, x, a, b, x। इस तरह से हमारे पास ये था। 4 अलग अलग केसेस बनाए। अगर आप पहले केस को देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि a, x यानी a इज कनेक्टिंग विद x। दूसरा केस बोल रहा है b इज कनेक्टिंग विद x। तीसरा केस बोल रहा है a इज कनेक्टिंग विद x एंड b आल्सो इज कनेक्टिंग विद x। चौथा कह रहा है नो वन इज कनेक्टिंग विद एनीवन। आप मेरी बात समझ में आ पा रही है? असल में ये काइंड ऑफ रिलेशन का रिलेशन नंबर 1 है, ये रिलेशन नंबर 2 है, ये रिलेशन नंबर 3 है और ये रिलेशन नंबर 4 है। यानी यही चीज है वो R1, R2, R3, R4। अब समझना हुआ क्या है? रिलेशन का मतलब क्या है? किसी एक सेट को दूसरे सेट के साथ संबद्ध करना, किसी एक सेट को दूसरे सेट के साथ कनेक्ट करना, उनके बीच में एक रिकॉग्नाइजेबिलिटी क्रिएट करना। यानी ए और बी आपस में किसी भी प्रकार से कनेक्टेड, जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली है, इस फैमिली के किसी एक मेंबर की उस फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ शादी हो जाती है तो दोनों फैमिलीज ऑटोमेटिकली रिलेशन में आ जाती है। हर एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ शादी करना जरूरी नहीं है, उस फैमिली के किसी एक की भी दूसरे के साथ आती है तो हो जाता है। अब जरूरी नहीं है रिलेशन शादी का ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 बच्चे हैं, उनकी एक मदर है, ये तो दोनों बच्चों की एक मदर हो सकती है, ये उस तरह का केस हो सकता है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट तरह की सिनेरियो हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज
नो रिलेशन इज इटसेल्फ अ रिलेशन, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। जब आप कहते हो कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो वो कोई रिश्ता नहीं अपने आप में एक रिश्ता है। तो इस तरीके से ये नो रिलेशन हो जाता है। तो अगर आप समझ पा रहे हो ये वाला रिलेशन नो रिलेशन है, और ये एम्प्टी रिलेशन भी कहलाता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और ये वाला यूनिवर्सल रिलेशन कहला सकता है। असल में इसको अगर आप कैच करने की कोशिश करोगे तो रिलेशन 3 कुछ और नहीं बल्कि A क्रॉस B ही है, जैसे वहां पे हुआ था कि ये चीज यही थी जिसे मैं यूनिवर्सल सबसेट कह रहा था। तो कहीं ना कहीं जिसे मैं वहां लॉन्गेस्ट सबसेट टाइप का कह रहा था या लार्जेस्ट सबसेट कह रहा था, वो लार्जेस्ट रिलेशन है एक तरह से ये। तो ये हमेशा लार्जेस्ट रिलेशन या इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहना चाहिए, और ये नो रिलेशन यानी स्मॉलेस्ट रिलेशन है। और आप समझ पा रहे हैं पूरी कहानी क्या। इस पूरी कहानी को अगर मैं समराइज करूं तो व्हाट कैन आई से इज कि रिलेशंस आर नथिंग बट सिंपल डेफिनेशन द सबसेट ऑफ व्हाट, रिलेशन आर द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर आप इस बात को कैप्चर कर पा रहे हो तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। इसका मतलब क्या मैंने बताया, ये जो A क्रॉस B है इसके जो सबसेट्स निकाले वही सबसेट्स तो रिलेशंस थे। A क्रॉस B के जो सबसेट्स हैं, जो 4 सबसेट्स आपको दिखाई दे, ये 4 ही तो इसके रिलेशन है। तो क्या आप यहां से एक बात फटाफट से नहीं कंक्लूड कर सकते कि अगर कोई आपको कहता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं किसी सेट में, नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट A एंड B, अगर कोई आपसे पूछता है देन यू विल सिंपली से कि 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे उतने ही होंगे जितने सबसेट होंगे किसके, A क्रॉस B के, और A क्रॉस B के सबसेट कितने होंगे, इतने होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी सेट के सबसेट इतने होते हैं। तो खत्म हो गई बात, बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ रिलेशंस? देयर आर बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमें इतना नहीं समझना, एम्प्टी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, छोड़ो ना, आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन देखो, एम्प्टी रिलेशन का मतलब जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया जस्ट ये वाला, ये एम्प्टी रिलेशन है, यानी कि कोई रिलेशन किसी के बीच में नहीं है। बहुत सिंपल है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक एग्जांपल दे रहे हैं, इफ A इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 ऑफ अ बॉयज स्कूल देन द रिलेशन आर सच दैट। अब देखो उनकी जरा वो समझने की कोशिश करो, वो रिलेशन को कैसा बना रहे हैं। क्या आप एक बात तय कर पा रहे हो क्या सर, कि रिलेशन सेट होता है, एक बात। दूसरी बात, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, समझना पड़ेगा आपको। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का, और A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर के अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें से कुछ ले दे करके जो सेट बनेगा उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर पक्का होंगे, इसलिए रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता है। ये देखने वाली बात है। यानी कल को कोई आपको बोलेगा कि एक रिलेशन है इस तरीके का 1 2 3 4, आप उस सिरे से खारिज कर देना, बोलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिलेशन की शक्ल हमेशा जो भी होगी वो इस तरह की होगी, 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ तो शक्ल होगी इसकी ऑर्डर्ड पेयर के सेट की। शायद आप समझ पा रहे होंगे। बस इस बात को ध्यान में रखिए, बोलने की रिलेशन A, B सच दैट है कि A एंड B आर, यानी A और B आपस में, मतलब A और B अगर इस तरह से दे रखा तो कह रहा है कि A इज रिलेटेड B सच दैट कि A इज सिस्टर ऑफ B। अब ये गलत स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉयज हॉस्टल है, बॉयज स्कूल है। बॉयज स्कूल में कभी भी 2 स्टूडेंट एक दूसरे के भाई बहन नहीं हो सकते, भाई हो सकते हैं आपस में। तो ये नो रिलेशन का एक एग्जांपल बन चुका है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक ऐसी करके चलो इतना सफिशिएंट है, तो ये ज्यादा नहीं बोलना, समझ में आ गया। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि सारी पॉसिबिलिटीज कनेक्ट कर दे। जैसे एक बारी में इसने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि इफ A इज द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड्स। जैसे ना मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे x, y का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, मैं कह रहा हूं x और y वो रिलेशन में मौजूद हैं जैसे x प्लस वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें आप सोचने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल अपनी मर्जी से लिया, आप ये भी पढ़ सकते हो, ये जनरल नॉलेज वाला है, ये थोड़ा मैथ्स वाला हो गया। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा तय है, ऑर्डर्ड पेयर में 2 जो एलिमेंट्स होंगे पक्का नेचुरल नंबर होंगे, एक बात है। और मैं कह रहा हूं कि जब मैं उन नेचुरल नंबर्स को ले रहा हूं जिन 2 को जोड़ने पर नेचुरल नंबर दोबारा आता है, तो बेसिकली ये यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि आप किसी भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ोगे 100% हमेशा ही नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। 1 + 1 2 ही होता है, 1 2 3 होता है, मतलब कुछ भी नेचुरल नंबर को जोड़ोगे हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल। अब मेन चीज जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है, आइडेंटिटी रिलेशन से। व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी रिलेशन? इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। बस ये हमारे मेन होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत प्यारा रिलेशन होता है, लेकिन उससे पहले मेरा मैथ समझो। मैथ्स ये है कि मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 4 टाइप का, ये सेट है। इस सेट पे हमें रिलेशन पता करना है। अब रिलेशन 2 सेट्स के बीच में होता है, लेकिन हमारे पूरे सिलेबस में हम एक ही सेट और उसी सेट को उसके सामने रख देते हैं, इन दोनों के बीच में ही रिलेशन देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये होगा कि हमारे सामने सेट A होगा तो उसके सामने ठीक सेट A ही होगा। तो अगर इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 होंगे तो इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 होंगे। अगर आपसे कोई जनरल नॉलेज से पूछे कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर इन बिटवीन देम, कितने रिलेशंस पॉसिबल है, हमें पता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस हमें निकालने हैं। अगर आप पीछे का टॉपिक याद करो जो मैंने पीछे पढ़ाया बिटवीन A एंड A, इस केस में तो मैंने क्या बताया था, रिलेशंस होते क्या हैं। असल में नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B होते हैं, यानी कि असल में ये देखा जाए तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, ध्यान से समझते हुए चलो, सबसेट ऑफ सेट A क्रॉस A
ए क्रॉस ए में जितने होंगे, और इसमें ये कितने होंगे, ये होंगे 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस ए, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2 ऑफ n ऑफ ए इंटू n ऑफ ए, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 16, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने पॉसिबल रिलेशंस इनके बीच में बन सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी जैसे इससे इसको कनेक्ट कर देते हो, एक रिलेशन बन गया, आप बोल रहे हो नहीं मैं इससे इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं इससे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, एक अलग रिलेशन हो गया, तो कितने तरीके से वो इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, वो उसके नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, और ये बहुत हैवी नंबर है। इतने हैवी नंबर्स को एक फैमिली में हमने कैटेगराइज कर दिया ताकि हमारे लिए पढ़ने के लिए आसानी हो। उनमें से एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। समझने की कोशिश करते हैं। अगर सोचो कि 1 1 से कनेक्ट हो गया, 2 2 से कनेक्ट हो गया, 3 3 से कनेक्ट हो गया, 4 4 से कनेक्ट हो गया, क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। अगर ये ऐसा होता तो ये अलग तरह का रिलेशन है। अगर मैंने 4 को कनेक्ट कर दिया, ये एक अलग तरह का रिलेशन है। अगर मैंने किसी को हटा दिया या एक्स्ट्रा 3 को भी 1 के साथ भी कनेक्ट कर दिया, वो एक अलग तरह का रिलेशन है। वो सारे इसमें आते रहेंगे, लेकिन ये एक अपने आप में यूनिक रिलेशन है। इस यूनिकनेस की खास बात क्या है कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का अपने सेम एलिमेंट के साथ यानी सेम के साथ कनेक्ट होगा, बस, इसके अलावा किसी के साथ नहीं। ये जो दिख रहा है ये अपने आप में एक रिलेशन है। अगर मैं ये भी कर देता हूं तो एक दूसरे प्रकार का रिलेशन है, ये एक अलग चीज हो गई बिल्कुल। तो हम स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरा एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, सच दैट ए कॉमा ए यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, ये मुझे तय है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट होंगे सेम टू सेम दिखेंगे, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये बस खत्म हो गया। ये डेफिनेशन है इसकी। मतलब क्या हुआ, जैसे उस केस को अगर मैं रिलेशन में बनाना चाहता हूं रोस्टेड फॉर्म में, तो 1 को मैं 1 से कनेक्ट कर रहा हूं, 2 को मैं 2 से कनेक्ट कर रहा हूं, 3 को मैं 3 से कनेक्ट कर रहा हूं, 4 को मैं 4 से कनेक्ट कर रहा हूं, और 5 को मैं 5 से कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितने एलिमेंट सेट ए 5 नहीं था ना इसमें, जितने एलिमेंट सेट ए में है वो इटसेल्फ अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना ज्यादा ना कम, ना इससे कुछ ज्यादा होगा ना इससे कुछ कम होगा। जितने एलिमेंट होंगे यहां प्रेजेंट उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी होने चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब देखो फर्क कैसे पता चलेगा जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ेंगे। सेम सिनेरियो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए आपके पास 1 2 3 4 टाइप का है, वो सेट है आपके पास, सेम सेट। अब क्या कर रहे हैं हम आइडिया, हम ये कर रहे हैं कि हमने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो इस तरह का होता है, वो कहता है 1 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है, 2 2 से कनेक्ट होगा, ठीक है, 3 3 से कनेक्ट होगा, बहुत अच्छा, 4 4 से कनेक्ट होगा, बहुत अच्छा, लेकिन 1 भी 4 से कनेक्ट हो जाएगा। अब समझना क्या हुआ, इतना काम जो आइडेंटिटी रिलेशन का था उतना तो इसे करना ही है, ये इसकी मजबूरी है रिफ्लेक्सिव की, इतना तो करेगा ही करेगा। लेकिन उसके अलावा इसका मन कर रहा है तो ये और कर सकता है। कहने का मतलब है किसी और से रिलेशन बनाना चाह रहा है अलग तरीके। अब 1,5 मत लिख देना, जो एलिमेंट होगा वो यहीं से आना चाहिए, हाँ, अपनी मर्जी से मत लिख देना। लेकिन ये लिख दिया 1,4 चलेगा, 1,4 की जगह 1,3 लिखा होता चलेगा, एक्स्ट्रा 1,3 ऐड कर देगा चलेगा। कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर सर इतना ही करेगा आगे कुछ नहीं करेगा तो क्या रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा? तो भी कहलाएगा। तब ये आइडेंटिटी के भी कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगा। अगर आप बात को पकड़ने की कोशिश करो, क्या आप समझ पा रहे हो कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is necessarily reflexive relation. But reflexive relation may or may not be identity. ये रिफ्लेक्सिव है अभी लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कनेक्ट हो गया। अगर ये एलिमेंट को हटा दूं तो रिफ्लेक्सिव है क्या? आइडेंटिटी? हाँ, अभी आइडेंटिटी भी है। आप शायद समझ पा रहे होंगे बेसिक फर्क क्या हो पा रहा है। तो बस आप समझ पा रहे होंगे शायद इस कहानी को कि आइडेंटिटी कुछ और नहीं होता, बल्कि मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन जो है दिस इज नथिंग मोर देन व्हाट द सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक स्पेशल केस है वो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हूं भाई, मैं सबके साथ रिलेशन बना सकता हूं, लेकिन मुझे इतना तो मिनिमम चाहिए। अगर मिनिमम तक ही मिनिमलिस्टिक होकर रहेगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर ये ब्रॉड होगा तो फिर ये मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये हर केस में होना चाहिए। अगर ये इतने क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है तो रिफ्लेक्सिव तो ये बन ही जाता है। उसके अलावा करे ना करे वो उसका मर्जी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी समझ में आ गया। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ये बहुत प्यारा रिलेशन है। जैसे एक सेट है आपके पास, लेट्स से 1, 2, 3, 4 पिछली बार की तरह। इस समवन इज सेइंग कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक रिलेशन है? आप बोलोगे सर इसका मीनिंग ये होता है सिमेट्रिक का, पहले वो समझ लो। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, सच दैट। मतलब इसको मैं जरा ऐसा लिख देता हूं एक बार के लिए, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा ये तो तय है, लेकिन सच दैट ये एलिमेंट्स की खास बात क्या होगी? इन एलिमेंट्स की खास बात ये होगी कि इफ ए कॉमा बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी इस रिलेशन में मौजूद है, देन दिस इंप्लाइज कि बी कॉमा ए को भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, बी कॉमा ए को भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। आप शायद मेरी बातचीत को समझ पा रहे होंगे।
इसका मीनिंग सिर्फ मात्र इतना है, जैसे इसके जनरल एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसा है कि जॉन इज अ ब्रदर ऑफ सैम, देन सैम कैन आल्सो बी सेड टू बी अ ब्रदर ऑफ जॉन। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, ए बी का भाई है, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ए इज रिलेटेड विद बी, ये हुआ। तो दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड विद ए आल्सो, क्योंकि रिलेशन इस बात ब्रदर का है। तो अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर है। अब आपको लगेगा ऑब्वियस है, ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ए हस्बैंड है बी का, तो आप ये नहीं कह सकते कि बी हस्बैंड है ए की, नहीं कह सकते आप, ये गलत हो जाएगा ना। अगर ए कोई आदमी है, बी कोई मतलब महिला है, ये हस्बैंड है उनका, तो ऐसे केस में आप औरत को नहीं कह सकते कि वो हस्बैंड है उसकी, गलत हो जाएगा। ऐसे करके आप कहोगे कि ए सन है बी का, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि बी सन है ए का, तो ये नॉन सिमेट्रिक हो जाएंगे फिर। आप समझ रहे हो? तो सिमेट्रिसिटी का सिर्फ मतलब इतना होता है कि अगर 1,2 रिलेशन में तो 2,1 भी रिलेशन में। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव बहुत प्यारा रिलेशन है। ये कैसा होता है? ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से कुछ ऐसा ही सेट है, ए बी सी डी टाइप का कुछ तो है इस तरह का। अब इसमें ये बात आती है कि रिलेशन क्या होगा? रिलेशन कुछ भी होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का तो होगा, इतना तो तय। लेकिन क्या इस रिलेशन की खास बात क्या ट्रांजिटिव की? इसकी खास बात ये कि अगर गलती से ए कॉमा बी रिलेशन में है एक बारी के लिए, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, मेरी बात समझे, एंड लगा बीच में कंपल्सरी, यानी अगर ये रिलेशन में है और ये भी रिलेशन में, दिस इंप्लाइज, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं एक बात, अगर ये दो डेटा गिवन है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कॉमा सी पक्का रिलेशन में होगा। हम गारंटी दे सकते हैं इस बात की, मतलब अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं ट्रांजिटिव की शर्त ये है कि अगर ये इसमें है, ये इसमें है, तो ये तीसरा भी अगर इसमें है तो फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अभी समझाता हूं इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जहां इसका एंड हो रहा हो वहां दूसरे वाले का बिगिन हो रहा हो, तो उस समय पहले और सी भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, तो ए और सी भी आपस में अगर फ्रेंड है तो ये एक तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जबकि ए अगर बी का दुश्मन है और बी अगर सी का दुश्मन है, तो उस हिसाब से तो ए और सी भाई दोस्त हो जाते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। फिर दुश्मन वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, दोस्त वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है। समझ पा रहे हो आप मेरी बातचीत थोड़ा बहुत? तो ये चीज होती है माय डियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे एक बार के लिए 1,2,3,4 ले लिया मैंने। अब इस केस में क्या मैं ले रहा हूं, मैंने लिया रिलेशन, मान लेते हैं ऐसा बना हुआ 1,2 है, 2,3 है, 1,4 है। मान लेते हैं मेरा रिलेशन सिर्फ इतना मुझे गिवन है। कोई बोल रहा है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? आप बोलोगे देखो आपने इसको पकड़ा, इन दोनों को स्पेशली क्यों पकड़ा आपने इन दोनों को स्पेशली इसलिए पकड़ा क्योंकि इन दोनों में ट्रांजिशन हो पा रहा है। अगर ट्रांजिशन हो पा रहा है तो ये दोनों रिलेशन में, तो 1,3 को भी रिलेशन में होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में वो नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें पकड़ना होता है कि कहां से उनके बीच में ट्रांजिशन क्रिएट हो सकता है। इस केस में ट्रांजिशन इन दो के बीच में हो रहा है। कभी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिशन का मौका ही ना मिल रहा हो। जैसे एक बारी के लिए बात करूं 1,2 और कोई बोल रहा है 3,4 है। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? लिए मैंने एलिमेंट्स यहीं से, यहीं से। अब आप देखोगे ट्रांजिशन की चांसेस ही नहीं बन पा रहे, तो ऐसा नहीं कहोगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, बोलोगे ट्रांजिटिव है ही। ट्रांजिटिव वो तब नहीं होगा जब वो क्राइटेरिया को डिसफॉलो करेगा। अगर क्राइटेरिया को फॉलो करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, ऐसे सर्कमस्टेंस ही नहीं बन पा रहे, तो हम उसको नॉन ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। ये ठीक वैसा है, कोविड के टाइम में बच्चों के एग्जाम्पल देता था कि अगर कोविड में बच्चों के एग्जाम नहीं हुए तो बच्चे को फेल तो घोषित नहीं किया जाएगा, प्रमोटेड मान लिया जाएगा या पास मान लिया जाएगा। क्योंकि एग्जाम होने के बाद दो केस निकल सकते हैं, पास या फेल, लेकिन एग्जाम अगर हुआ ही नहीं तो फिर वो पास ही है। तो इसीलिए यहाँ के केस में ट्रांजिटिव जो है, ये वाला केस ट्रांजिटिव ही कहलाएगा, भले ही इसे मौका ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव है। अगर मौका मिलता है इस तरह का ट्रांजिशन का और ये ना उसे असफल हो जाता, तो हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन बेसिकली रिफ्लेक्सिव भी होता है, स्वतुल्य भी होता है, सिमेट्रिक यानी सममित भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और जो ट्रांजिटिव भी होता है एक ही बारी में, ये जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसको हम कहते हैं कि वो बेसिकली एक तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है वो। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को थोड़ा सा एक बार के लिए समझ लेते हैं, जरा हल्का सा एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा मजा आएगा। देखो जरा एग्जांपल क्या है, लेट अस से वी हैव अ सेट 1,2,3,4, ये एक सेट, और हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि वो सेट ए क्रॉस ए के मतलब इस तरीके से डिफाइंड है कि रिलेशन जो है दिस इज अल्टीमेटली द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब ए और ए के बीच में रिलेशन बन रहा है, यानी इफ इट इज ए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, इस तरह की बात हो रही है। इनके बीच में वी नीड टू चेक द रिलेशन। अब जरा समझिए, बात को प्यार से समझना है। लेकिन सर अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपसे कहूं कि ये एक रिलेशन है जो आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में बनाने की कोशिश करूं, तो आप क्या बनाओगे? आप बोलोगे सर 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 2 से कनेक्ट होगा, 3 3 से कनेक्ट होगा, 4 4 से कनेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, आपने ऐसे ही बोला था। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ऐसा ही होगा। यह आइडेंटिटी रिलेशन इटसेल्फ अपने आप में। अब सवाल यह कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? तय है, बिल्कुल तय है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है?
सवाल ये कि क्या ये सिमेट्रिक है, सवाल ये कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ये 3 सवाल है। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि जितने लोग हैं वो अपने से कनेक्ट हो, उसके बाद आगे मन कर रहा हो तो करे, नहीं कर रहा हो तो ना करे। तो इसीलिए इसका नहीं करा मन तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये कहलाएगा। सिमेट्रिक है क्या ये? सिमेट्रिक भी ये है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए बेसिकली आपको ढूंढना होता है कि 1,2 कहीं होता तो आप ढूंढते कि 2,1 कहां है कि नहीं है। लेकिन इस केस में अगर 1,1 का ऑर्डर पलट भी दोगे तो 1,1 ही आएगा जो प्रेजेंट है। 2,2 का ऑर्डर पलट भी दोगे तो फिर 2,2 आएगा। 3,3 का ऑर्डर पलट भी दोगे, 4,4 का ऑर्डर पलट भी दोगे तो वही वापस आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक आल्सो। रही बात ट्रांजिटिव की, तो इसको ट्रांजिशन करने का मौका कहीं मिल नहीं पा रहा। इस 1,1 को अगर मौके की तलाश थी तो ज्यादा से ज्यादा इसको मौका मिल पाएगा 1,1 के साथ दोबारा इटसेल्फ, और जब ये दोनों ट्रांजिशन करेंगे तो फिर से 1,1 आएगा जो कि रिलेशन में मौजूद ही है। इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये तीनों रिलेशन एक साथ हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज इटसेल्फ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है, पूछा भी जा सकता है कई बार। ठीक है, अभी हमारे पास ये स्टूडेंट्स है, उसको रहने दो। इनवर्स रिलेशन में भी कुछ करने ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अगर एक रिलेशन आपके पास ऐसा है 1,2, 3,4 और 5,6, ऐसा कुछ एक अपने पास मान लेते हैं रिलेशन है, तो इसका जो रिवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, उसमें कुछ नहीं करना, अपने आपको एलिमेंट्स को जस्ट चेंज कर देना है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसके, ठीक है ना। जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हो तो फिर क्लियरिटी आती है उसमें। अब जैसे क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है साफ दिख रहा होगा तो इसे सॉल्व कर लेना प्लीज, मुझे क्योंकि बड़ा अजीब दिख रहा है। वैसे स्क्रीन में तो मुझे अच्छा दिख रहा है, फिर भी आप प्लीज इसे कर देना एक बार। चलिए देखिए, फंक्शंस को एक बार स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है फंक्शन को स्टार्ट मैं तब करूंगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो सही था, यहाँ तक की चीजें सही थी, तो मैं फंक्शंस को आगे बताऊंगा। अदरवाइज अगर आपको प्रोसेस से समझ नहीं आ रहा तो फिर फायदा क्या मेरा। ठीक है, फंक्शंस को बताओ, अगले 10 मिनट में फंक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह से अगर आप चाहते हो कि सारी मैथ्स को ना हम एक बार कंक्लूड करें, और आप मुझे टाइम का थोड़ा सा टाइम बोल दो, सर थोड़ा 10-5 मिनट और ले सकते हो आप, आधे घंटे की जगह थोड़ा सा आप 40-45 मिनट ले सकते हो, तो फिर और अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हुए पूरे चैप्टर की समरी बता सकूं अच्छे से, और मैंने जो सेंट्रल आइडिया चैप्टर को बता दिया। भाई 11th की मैथ से कौन शुरू करता है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।